हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर, रिजल्ट किंग, सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। आज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म यानी कि रिजल्ट किंग के प्लेटफॉर्म पर हम लोग आगे बढ़ गए हैं क्वेश्चन बैंक का। आज क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइप कर लेंगे, तो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का कॉल आया और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहे हैं, खुद से गैस पेपर से भी या इधर से भी। तो खैर मैं तो समझा समझाते थक गया हूँ कि गैस पेपर को फॉलो ना करें, क्वेश्चन ले नोट से बनाए। मैं भी वही कर रहा था, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज से लग रहा है कि कम है, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें अगर एग्री हैं कि सर ऑब्जेक्टिव ही चलाइए पहले पूरा 15 चैप्टर का, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर ऑब्जेक्टिव ही चलाइए। तो अगर सब्जेक्टिव का भी डिमांड है कि नहीं सर, जैसे पढ़ा रहे थे शॉर्ट टाइप पहले पढ़ाइए, फिर लॉन्ग टाइप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, तो मैं वैसे भी कर दूंगा। लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि वो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों का वो बहुत ही शानदार होता है। वैसे क्वेश्चन बैंक का असाइनमेंट बेस पे जो ऑफलाइन क्लासेस में एक बुक मिला होगा, पिंक बुक है, उसमें मैम का और मेरा आपको एक सब्जेक्टिव 13 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके दिया गया है। आप अगर उतना उसको बना लेते हैं तो सफिशियंट है। इसके अलावा आपको किसी गैस पेपर या मॉडल पेपर की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नहीं सर जैसे चल रहा है वैसे चलाइए। नहीं तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, हम और मैम इस सीरीज में। और अभी 15-16 चैप्टर पहले कंटिन्यूटी में हम लोग दे देंगे, और वो भी थोड़ा समझा के करेंगे कि आपको ये नहीं लगे कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ए बी सी डी चल रहा है। ठीक है, हम लोगों के पास नॉलेज और टैलेंट और क्वालिटी की कमी नहीं है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। आप जो बोलेंगे हम लोग फॉलो करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव करना है या सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन आ गया है इसमें ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को, और मैंने बहुत सारे जगहों पे भी देखा है कि इसके आंसर को डायरेक्ट टिक मार देते हैं याद करके। लेकिन इसका सही आंसर हम लोग पता कैसे करते हैं, आज उसका एक टेक्निक सीखेंगे। देखिए, प्रासरणी दाब जो है ये आपका एक अनुषंग गुणधर्म है। ठीक है, स्टार्ट कर दिए हम लोग। अनुषंग गुणधर्म है, और अनुषंग गुणधर्म में जितने मोलों की संख्या या आयनों की संख्या जितनी इसमें ज्यादा होगी, उसका अनुषंग गुणधर्म का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, उतनी ज्यादा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0.1 एन, एन यानी कि नॉर्मलता। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं, एक तरह का ये कंसंट्रेशन बताता है। ये इक्विमोलर है, मतलब सभी जगह समान वैल्यू है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयनों की संख्या निकालेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वही इसका वैल्यू का आंसर होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों का प्रासरण द्राव को क्रम में सजाए, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखते हैं सबसे पहले यूरिया। जो यूरिया है, ये यूरिया आपका नन आयोनाइज है, यानी कि ये आयनों में नहीं टूटता। नन आयोनाइज है, ये आयनों में नहीं टूटता, तो आयन की वैल्यू इसमें आएगी नहीं। तो इसका जो वैल्यू है वो 0.1 एन ही रह जाता है। ठीक है, या 0.1 ही हम लोग कह सकते हैं। बस ये एक टेक्निक है, नॉट अ बेस्ट मेथड। ये टेक्निक है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। अब है NaCl। तो NaCl दो आयनों में टूट रहा है, Na प्लस और Cl माइनस। तो आयनों की संख्या एक और एक कितनी हो गई, दो। तो दो मल्टीप्लाई 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2। उसके बाद है तीसरा है Na3PO4। तो ये कैसे टूट रहा है, 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो तीन यहाँ हो गया और एक यहाँ है, टोटल कितना हो गया, चार। तो 4 मल्टीप्लाई 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मेथड में बता रहा हूँ आपको। इससे नीट जेई तक का क्वेश्चन और कोई भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 0.1 एन से N2 क्या है, Na2SO4। तो ये हो जाएगा 2Na प्लस, क्योंकि Na किस में टूटता है, प्लस चार्ज में। ठीक है, और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे कितना है, एक इधर हो गया एक, ये कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 0.1 यानी कितना हो गया, 0.3। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसकी होगी, 0.4 की। ठीक, और सबसे कम किसका होगा, यूरिया का। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, देखिए यूरिया आ गया। उसके बाद किसकी होगी, 0.2 की। तो 0.2 आ गया कौन, NaCl 0.1 है। उसके बाद किसका होगा, 3 वाले का। 3 किसका है, Na2SO4। तो Na2SO4 आ गया। और चौथा किसका हो जाएगा, 3 1 4 किसका, Na3PO4। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्डर मेरा, पहले यूरिया, फिर NaCl, फिर सोडियम सल्फेट और फिर सोडियम फॉस्फेट।
ठीक है, सीख गए, बहुत शानदार मेथड है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किसी का भी अगर पूछे कि क्वथनांक को बढ़ते क्रम में सजाइए, तो भी आपको क्या करना है कि जिसका n का वैल्यू या नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएगा, वही आपका सबसे पहले और सबसे बड़ा होगा। लेकिन एक केस आपका हिमांक वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि हिमांक मतलब होता है कि जितना कम वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा होगा। यानी कि अगर 0 से नीचे, अगर मैं -3 और -5 की बात कर रहा हूं, तो -5 अगर हम लोग हिमांक लेते हैं तो वो वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब क्या होगा, वो जल्दी जमेगा। इसमें क्या होगा, हिमांक वाले में जिसका आयन का वैल्यू कम होगा उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जिसमें आपको आपको मिलेगा आयंस की संख्या कम, वो उसका हिमांक क्या होगा, ज्यादा। और जिसमें मिलेगा आयन की वैल्यू अधिक, उसका हिमांक होगा कम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, और ये आपको शायद किसी बुक में इस तरीके से मेथड से मिलेगा। ये बहुत ऑथेंटिक टेक्निक है और एक कम समय में, और इसको रटने की जरूरत नहीं। यही टेक्निक से आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में क्वथनांक को बढ़ते क्रम में सही, प्रसरणी दाब को सजाइए, हिमांक को बताइए, हिमांक के अवनमन को। हाँ, लेकिन अगर हिमांक का अवनमन अगर आ जाता है तो वो फिर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। उस स्थिति में जिसकी अणु की संख्या ज्यादा होगी वही उसका आंसर होगा। इस बात को पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं हिमांक के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर यहीं पर आपका हिमांक का अवनमन आ जाएगा, तब उस स्थिति में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि तनु घोल में अनुसंग के गुणधर्म को, निम्नलिखित अनुसंग गुणधर्म को समझाइए। तो देखिए, अनुसंग के गुणधर्म क्या होता है, अनुसंग के गुणधर्म होता है कि वैसा गुण जिसमें किसका वैसा गुण, विलयन का वैसा गुण। तो विलयन के गुणों में हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, उसका वाष्पदाब निकाल सकते हैं, उसका क्वथनांक निकाल सकते हैं, उसका आप हिमांक निकाल सकते हैं, मतलब कितने टेम्परेचर पे वो जम रहा है। आप इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है प्रासरणी दाब, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ये विलयन के 4 मुख्य गुण हैं। तो इन चारों गुणों में कहा जाता है कि वैसा विलयन का गुण जो उसके अणु परमाणु की उनके घुल, यानी जो भी जिससे विलयन बना है उसके गुणों पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है उसके ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि तनु घोल यानी अनुसंग गुणधर्म को परिभाषित करें और कौन कौन से होते हैं उसके प्रकार को लिखें। तो अनुसंग के गुणधर्म का मतलब क्या है, उसको समझने से पहले गुणधर्म को समझिए। गुणधर्म मतलब होता है विशेषताएं, उसका गुण। तो किसी भी विलयन का 4 मुख्य गुण होता है। एक उसका वाष्पदाब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम हिमांक निकाल सकते हैं कितने टेम्परेचर पे जमता है, हम उसका क्वथनांक निकाल सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर उबलता है, और उसका चौथा एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है प्रासरणी दाब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 मुख्य गुण। तो अनुसंग गुणधर्म हम किसको कहते हैं, तो अनुसंग गुणधर्म क्या है कि किसी विलयन का वह गुण या वह गुणधर्म जो उसके विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके रासायनिक और भौतिक प्रॉपर्टी पर, यानी भौतिक गुणों पर। ठीक है, तो वैसा जो गुण होता है वो निर्भर करता है किस पर, उसके मूलों की संख्या पर। ठीक है, मूलों की संख्या पर, तो किसका, विलय का। तो वैसा जो गुण है वो कहलाता है क्या, अनुसंग गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, वो होता है एक आपका अपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब क्वथनांक का बढ़ना। ये हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये चीज कहा क्या रहा है। उसके बाद है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद होता है प्रासरणी दाब या प्रासरण, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन तैयार। इसमें कोई दिक्कत? चलिए, विपरीत प्रासरण किसको बोलते हैं, उल्टा प्रासरण। अब विपरीत प्रासरण को समझते हैं। विपरीत प्रासरण क्या होता है कि प्रासरण क्या होता है, याद है आपको, प्रासरण किस प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं जब विलयन की ओर से जो विलायक का कण है वो एसपीएम को पार करके दूसरी ओर आता है। किसका कण, विलायक का, विलय का नहीं, सिर्फ विलायक के कण क्या है, एसपीएम को पार होकर के दूसरी ओर आते हैं। और यह जो प्रक्रिया यही प्रासरण कहलाती है। जब यह प्रक्रिया को हम रोक देते हैं जिस दाब पर, उस दाब को हम लोग बोलते हैं प्रासरणी दाब। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया गया था।
अब विपरीत परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आरओ। ठीक है, सबके घर में आरओ लगा है। ठीक है, सब बोलते हैं आरओ का पानी पी रहे हैं। क्या आपको आरओ का फुल फॉर्म पता है? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वही टॉपिक है विपरीत परासरण। इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको समझिए। किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर जो परासरण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? विपरीत परासरण। अब हम लोग क्या करते हैं, परासरणी दाब कौन सा दाब है कि जिस पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी कि विलयन से जो विलायक के जो कण थे उसका आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अब यह प्रक्रिया को उल्टा देना है, मतलब विपरीत कर देना है। मतलब क्या करते हैं हम लोग, एक इधर सॉल्ट वाटर लेते हैं, गंदा पानी, और एक तरफ हम लोग लेते हैं खाली डब्बा। अब क्या करना है, विलयन की ओर हम लोग दाब आरोपित करें, लेकिन ये जो दाब है, पी जो प्रेशर है वो किससे ज्यादा है, पाई से। यानी कि परासरणी दाब से अधिक दाब हम जब इस पर देते हैं, परासरणी दाब से अधिक दाब जब हम इस पर आरोपित करेंगे तो वो क्या करता है, सॉल्ट वाटर से सिर्फ पानी के अणु यानी सिर्फ वाटर के मोलिक्यूल को आगे की ओर आने देता है और साल्ट को छान देता है। ये छानने का काम कौन करता है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के अणु पास करते हैं, वैसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली। और यह झिल्ली किसका होता है, यह झिल्ली आपका होता है बकरे के अमाशय का हो सकता है। ठीक है, और चर्मपत्र का बना होता है, तो ये सब और भी सारा होता है। ठीक, तो विपरीत परासरण क्या हुआ, विपरीत परासरण में जब बस इतना याद रखना कि पाई क्या करता है, परासरण दाब क्या करता है, परासरण की प्रक्रिया को रोकता है। और परासरणी दाब से जब हम उस पर अधिक दाब आरोपित कर देते हैं तब विपरीत यानी कि जो रुक रहा था उससे अणु क्या होते हैं, दोबारा दूसरी ओर आने लगते हैं और हमको यहाँ पे शुद्ध पानी मिल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाता है विपरीत परासरण। ठीक, चलिए आगे हम इसको देखते हैं, इसका परिभाषा भी लिखा हुआ। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप आप लोग को पता है कि 9472847179 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, या आप यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, जब परासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तब नमकीन जल से अधिक शुद्ध जल दूसरी ओर जाने लगता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विपरीत परासरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर वही क्वेश्चन है, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, मोलरता क्या होता है, विलय का मोल बटा विलायक का भार। अगर केजी मिलेंगे तो, और अगर ग्राम मिलेंगे तो 1000 से इसको गुना कर देते हैं। मोल पर केजी इसका इकाई होता है, इसको छोटी एम से सूचित करते हैं। मोलरता क्या है, किसी 1 लीटर विलियन या 1000 विलियन में 1000 विलियन में 1000 मिलीलीटर विलियन में घुले जो मोलों का अंश है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, विलय का मोल बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 से उसको गुना कर देंगे। इसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, सूचित करते हैं कैपिटल एम से। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी शॉर्ट में कर चुके हैं, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं और सिद्ध कीजिए कि यह एक अनुसंग गुणधर्म है। तो हमको बस ये निकालना है कि इसका जो अनुसंग गुणधर्म है, जो भी अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, ये मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे, ये सब पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो याद कीजिए क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें हम लोग एक पानी को गर्म कर रहे थे, पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, इसमें हम लोगों ने चीनी मिला दिया। अब चीनी मिलाने के बाद जो इसका क्वथनांक है वो क्या होगा, बढ़ के कितना हो जाता है, 105 डिग्री सेल्सियस। ये जब हम लोग पानी लिए थे तो ये पानी था आपका शुद्ध विलायक। क्या था, शुद्ध विलायक। और इस स्थिति में जो इसका तापमान था वो था टी नॉट, और जो विलियन का तापमान हो गया चीनी मिलाने के बाद ये हो गया विलियन, और इस समय इसका तापमान कितना हो गया, टी। अब तापमान बढ़ गया तो इसी को हम लोग लिखते हैं डेल टीबी, यानी कि जो क्वथनांक था उन्नयन हो गया। उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। तो जो क्वथनांक इसका बढ़ गया वो कितना से बढ़ गया, टी से बढ़ गया। तो कितना हो गया, टी माइनस टी नॉट। तो डेल टीबी बराबर होता है टी माइनस टी नॉट। ये सूचित करता है क्वथनांक के उन्नयन को। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी अवासिल विलय को, ठीक है, शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो विलियन की क्वथनांक से क्या होता है, घट जाता है, और विलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और इस दोनों के अंतर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का
उन्नयन। ठीक, चलिए वही चीज यहाँ समझाया हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस है, अब उसका तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जल के अणु के साथ जो चीनी के अणु थे उनके बीच में बंधन बना और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो गई। अब इसका गणितीय रूप हम लोग देख लेते हैं। गणितीय रूप क्या है? T माइनस टी नॉट एम विलय। अब डेल टीबी समानुपाती क्या है? एम विलय। अब यहाँ पे जो डेल टीबी है बराबर इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए एक केबी लगा देते हैं। और मोलरता एम किसको सूचित करता है? छोटी एम। मोलरता को देखिए, बेसिक थोड़ा नहीं पढ़े होने के कारण से बार बार दिक्कत आता है। आप उसको रटिए जितना रट सकते हैं, लेकिन अगर मोलरता अगर आपको पता होता, जो पहले भी पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहता है, अगर आप लोग उसको देख रहे होंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? विलय का मूल बटा विलायक का भार। अब बस विलय का मूल क्या हो गया? एनबी बटा डब्ल्यूबी। ठीक है, डब्ल्यूबी क्या है? विलायक का भार गुना 1000। एनए एन ए मतलब क्या हो गया? मोल। मोल बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाय एम। इसी तरह डब्ल्यू ए बाय एम ए। ठीक है, डब्ल्यू ए बाय एम ए बाय डब्ल्यू बी गुना 1000। बस उसको सरल कर लेना है तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा डेल टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी गुना एम ए। अब यहाँ पे क्या है? ये जो आपका डेल टीबी है, क्वथनांक का उन्नयन, ये एक अनुसंग गुणधर्म है, क्योंकि डेल टीबी डिपेंड कर रहा है किस पर? मोल पर, या कह सकते हैं उसके मोलर द्रव्यमान पर। इसलिए ये अनुभार की गणना भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कितना अनुभार है उसका। तो इस तरीके से यह सिद्ध करता है कि जो डेल टीबी है, क्वथनांक का उन्नयन, वह अनुसंग गुणधर्म है। ठीक है, अब केबी का जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या कहा जाता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि केबी क्या है? केबी को हम लोग बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए फिर से ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब? अवनमन मतलब होता है घटना, यानी कि वाष्प दाब अभी क्या होगा? घट जाएगा। जब हम किसी, जैसे पानी को अगर आप उबालते हैं तो 100 डिग्री पर उबलता है और वाष्प भी आपको जल्दी मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ मिला देते हैं तो क्वथनांक लेट मिलेगा। तो वाष्प दाब का जो वैल्यू है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल बढ़ने के कारण वो वैल्यू भी वाष्प दाब का घट जाता है। तो इसको हम लोग उसी तरह से बोलेंगे कि जब किसी अवाष्यशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, चलिए उसी तरह से वाष्पशील द्रव विलायक हम लोग कौन ले रहे हैं? पानी। अवाष्पशील ठोस विलय कौन ले रहे हैं? नमक। ठीक, नमक पानी को मिला देंगे तो नमक पानी विलयन मिल जाएगा। विलयन का वाष्प दाब को हम लोग मानते हैं पी। ठीक है, देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूं क्या है। उसी तरह से जैसे हम लोग ये पानी लिए, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है आपके लिए? शुद्ध विलायक। ठीक है, यहाँ पे जो इसका वाष्प दाब मिला शुद्ध विलायक का, मैंने इसको मान लिया पी नॉट। पी नॉट विलायक। अब इसमें मैंने विलय मिला दिया। विलय मैंने क्या मिला दिया? चीनी। अब एक मेरे पास विलयन तैयार हो गया चीनी पानी का। अब अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो ये हमको मिलेगा 105 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब जो यहाँ जो वाष्प दाब बन रहा है, ठीक है, ये वाष्प दाब को हम लोग मान लेते हैं पी ए। ठीक है, या आप इसका आंशिक नहीं मान रहे हैं तो इसको आप सीधा सीधी ले सकते हैं, इससे डिलीट होगा, इसको आप सीधा सीधी पी मान लीजिए। ठीक है, विलयन का हम लोगों ने वाष्प दाब क्या मान लिया? पी। अब बताइए किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब घट जाता है। तो यहाँ पे एक डेल पी यानी कि पी माइनस वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वाष्प दाब किस, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी। ठीक है, इसका वाष्प दाब घट गया, किससे घट गया? जितना पहले था उससे घट जाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया है। ठीक है, अब ये एक समीकरण आ गया डेल डेल पी बराबर पी नॉट माइनस पी। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन।
अब जब इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, जब हम इसको तुलना करेंगे किससे, पी नॉट से, शुद्ध विलायक से, तब हम इसको बोलेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ये कंसेप्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। जब तक हमने तुलना नहीं किया है तो इसको कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। जब हमने इसको तुलना कर दिया पी नॉट से तो ये हो जाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? 100 डिग्री सेल्सियस था तापमान, तो इसका जो प्रेशर था पी नॉट ले लिया, और ये जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा जब हम इसमें चीनी मिला देंगे उसकी तुलना में, क्योंकि इसमें क्वथनांक भी हमको लेट मिलेगा, लेट क्वथनांक मिलेगा, यानी कि आकर्षण बल अणुओं के बीच में ज्यादा है तो वाष्प दाब का मान भी घट जाता है, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी। ये है पी नॉट यानी विलायक, और ये जो पी है ये है मेरा विलयन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको समीकरण को हम लोग उसी तरह से राउल्ट के नियम से सॉल्व करते हैं। राउल्ट का नियम वही क्या कहता है, विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका पी विलयन समानुपाती किससे हो जाएगा, एक्स विलायक से। अब जो पी विलयन है समानुपाती का निशान हटाएंगे हम लोग यहाँ पे, इस समानुपाती का निशान हटाने के बाद एक हम लोग नियतांक लगा देते हैं, वो क्या है पी नॉट, तो पी नॉट विलायक इंटू एक्स विलायक हो गया। अब यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या ले रहे हैं, P विलियन, तो P विलियन बराबर हो जाएगा आपको पी नॉट विलायक इंटू एक्स विलायक। ठीक है, सिंबल क्या है, P बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोगों को पता है, एक चीज याद है, एक्स ए बराबर एक्स बी बराबर 1, जस्ट थोड़े दिन पहले पढ़े थे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमेशा कुछ नया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक का जरूरत हमेशा पड़ता है। तो पी नॉट बी बराबर पी नॉट पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक, अब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बताइए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ गया, तो P बाय पी नॉट बी बराबर 1 माइनस एक्स है। ठीक, अब इस 1 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स ए बराबर 1 माइनस पी बाय पी नॉट बी, अरेंज करेंगे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी इंटू ये क्या है एक्स ए, बराबर क्या है एक्स ए। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल, बोलिए, डेल पी बाय पी नॉट बी बराबर एक्स ए। ठीक तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए, क्या किया, P बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जो राउल्ट का नियम कहता है वही, उसी समीकरण से एक्स बी बराबर हो गया 1 माइनस एक्स ए। अब इस 1 माइनस एक्स में जो पीबी है हम लोगों ने इसको इधर ले आया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब इसको जब अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स ए बराबर 1 माइनस पी बाय पी नॉट बी, एक्स ए बराबर हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी। यहां तक मेरा समीकरण निकल गया। और इसमें आप यहां से भी बता सकते हैं कि ये जो डेल पी है वो एक्स है, यानी कि मोल अंश है। किसका मोल अंश है, विलय का मोल अंश है, क्योंकि एक इसको सूचित करता है विलय को, तो इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अनुसंग गुणधर्म है। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मोल अंश, विलय का मोल अंश क्या होता है, Na बाय Na प्लस Nb। आप यहाँ पे भी समीकरण को छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे ये प्रूफ भी हो जाता है कि जो अनुसंग गुणधर्म है मेरा, वो मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, चलिए वही आगे उसको अरेंजमेंट किया हुआ है उसका। तो यह समीकरण क्या बताता है कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है, एक अनुसंग गुणधर्म है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हिमांक का अवनमन। ठीक, अब हिमांक का अवनमन क्या होता है, देखिए हिमांक का अवनमन हम लोग बोलते हैं कि, अब ये आप बताइए कि अगर मैं शुद्ध पानी लेता हूं, शुद्ध पानी है, और ये जो शुद्ध पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है मेरा, उबल रहा है। ठीक,
सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, यानी इसका पानी का जो हिमांक है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसमें चीनी मिला देता हूं तो या नमक मिला देते हैं, तो आप बताइए कि ये जल्दी जमेगा या लेट जमेगा। ये जल्दी जमेगा। घर में अगर आपने आइसक्रीम बनाया होगा तो उसमें एक थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है दूध में, क्योंकि वो जल्दी जम सके। अब उसमें होता है क्या, उसमें कि जो भी अणु है, ठीक है, जो भी पानी के अणु है उसके बीच में चीनी का अणु आ जाता है, जिससे उनके बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है, और अणुओं के बीच की दूरी घटेगी तो वो ठोस में परिवर्तित होगा। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे, अब जो इसका हिमांक है वो 0 डिग्री से घट जाएगा। घटने का मतलब है माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हिमांक का वैल्यू है वो घट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अवनमन। मतलब जब किसी अवासिल विलय को किसी शुद्ध विलायक यानी पानी में मिलाया जाता है, तब जो विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, घट जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, और हम लोग उसको सूचित करते हैं डेल टी एफ से। ठीक, अब इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं टी, क्योंकि विलियन है ये और ये शुद्ध विलायक है, इसको मान लेते हैं टी नॉट। तो डेल टी एफ बराबर मेरा क्या आ जाएगा, टी नॉट माइनस टी। ठीक है, ये मेरा आ गया हिमांक का अवनमन। एफ सूचित करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, अब ये भी, इसमें भी राउल्ट का नियम लगेगा। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि हिमांक का जो अवनमन है वो शुद्ध विलायक, सॉरी, जो उसके विलय की मोललता के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक वाला कंडीशन था, सेम वही फॉर्मूला लगेगा फिर से इसमें, बस यहाँ पे डेल टी के जगह डेल टीबी के जगह डेल टीएफ आ जाएगा, और ये जो हम लोग समानुपाती का निशान यहाँ हटाएंगे तो इसके जगह हम लोग दे देंगे के एफ। ठीक है, क्या दे देंगे, के एफ। उसी तरह से बस फॉर्मूला डालना है, विलय का मोल बटा विलायक का भार, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हर जगह एफ है, ये पी जैसा लग रहा है। ठीक, तो डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एन विलय बटा डब्ल्यू विलायक। एन विलय को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाय एम ए। उसी को अरेंज कर देंगे, अरेंज करके आगे बढ़ते जाएंगे, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। उसका आ जाएगा आपका एक समीकरण, जिसमें हम लोग यहाँ से एम ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो अनुभार है ये बताता है कि हिमांक का अवनमन भी एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, तो एक इसमें से हम लोगों ने अभी तक सारा सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों कर लिया, तो जिस कारण से हम लोगों का एक पूरा पैकेज तैयार हो गया सेकंड चैप्टर का। अब आगे हम लोग क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू रखना है या सब्जेक्टिव के साथ चलना आप हमसे बता दीजिएगा। या एक ऑप्शन और है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं पढ़ा के आगे बढ़ सकता हूँ। दोनों में से आपको जो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। ठीक, और बाकी जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और जो भी अपनी राय है व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। थैंक यू।